गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। उसके बाद मेरे बच्चों, जो हमने पॉलिटी ऑफ हरियाणा स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू हम आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे फटाफट जुड़ते जा रहे हैं, एक बार सबसे पहले मेरे को बताइएगा बच्चों कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। दीपक, टीनू, जावेद, देवेंद्र, प्रदीप, निर्मला, सुमन, गोगी, दीपांशु, प्रदीप, अजय, हरदीप, दीपक, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग है भाई, सभी को नमस्कार है। और पिछली क्लास में हमने हरियाणा की पॉलिटी को शुरू किया था। बिल्कुल शुरुआत से मैं पॉलिटी आप लोगों को कवर करवा रहा हूं, और पिछली क्लास में जो बातें मैंने आपको पढ़ाई होंगी आप लोगों ने रिवाइज उनको किया होगा, बहुत अच्छे ढंग से आपके समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट आपका बचता है पिछली क्लास में, तो आप साथ के साथ मेरे से डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि क्या होती है राज व्यवस्था, और उसके बाद मैंने बताया था कि अपना हरियाणा कौन सा राज्य बना है, किससे हम अलग हुए हैं, हरियाणा से पहले कौन सा राज्य बना था, हरियाणा के बाद में कौन सा राज्य बना, कौन से संशोधन के तहत अपना हरियाणा भारत के अंदर एक नए राज्य के रूप में आया था। बच्चों, हमने ये भी बात की थी कि हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ है तो पंजाब के अधीन सबसे पहले अपने हरियाणा को मिलाया कब गया था, या उसके अधीन किया कब गया था, तो फरवरी 1858 के अंदर अपने हरियाणा को पंजाब के अधीन सबसे पहले किया गया था। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि बच्चों, जब भी हम राज व्यवस्था यानी पॉलिटी हरियाणा की कवर करते हैं तो इसको अच्छे तरीके से कवर करने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड करके चलेंगे। एक तो हम 1 नवंबर 1966 से अब तक की व्यवस्था को पढ़ेंगे, एक 1858 से लेके 1 नवंबर 1966 तक की व्यवस्था को हम जानेंगे। बच्चों, 1858 ही नहीं, उससे पहले भी ये जो व्यवस्था देने का काम किया था ये अंग्रेजों ने देने का काम किया था। तो अंग्रेजों ने बच्चों भारत आने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था, और महारानी एलिजाबेथ ने जो परमिशन दी थी वो 1600 ईस्वी के अंदर दी थी। तो हम 1600 ईस्वी से लेके 1857 के सफर को भी जानेंगे, उसके बाद 1858 से लेके 1966 के सफर को जानेंगे, और उसके बाद 1 नवंबर 1966 से लेके अब तक की व्यवस्था को हम जानेंगे। तो इस प्रकार से हरियाणा की पॉलिटी मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 1600 ईस्वी के अंदर महारानी एलिजाबेथ पहले प्रथम ने कंपनी को व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दी थी? इजाजत दी थी। कंपनी के गठन और आगमन के समय हरियाणा के ऊपर जो शासन था वो हम पढ़ चुके थे, मुगलों का शासन था। अंग्रेजों की जो मंशा है भारत के ऊपर शासन करने की, वो पूरी होती है कौन सी लड़ाइयों के बाद? प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के बाद। क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी क्या कर ली थी? हासिल कर ली थी। 1773 ईस्वी तक अंग्रेजों का बंगाल प्रेसिडेंसी के ऊपर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इसका आगे चल के दो प्रांतों में क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। यहीं से हम आज की क्लास शुरुआत करेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको ये लड़ाइयां बताई थी, लसवारी की लड़ाई बताई थी, आंग्ल मराठा युद्ध का ही जो हिस्सा थी। फिर बच्चों, हरियाणा के अंदर पड़े हुए अकाल हमने पढ़े, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये अकाल। आपसे साठा अकाल पेपर में पूछा गया है, आपसे नबिया अकाल पेपर में पूछा गया है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा हूं भाई, आप लोग बताइएगा कैसे हो? ठीक है, थोड़ी सी तबीयत तो खराब है लेकिन ठीक हूं अब पहले से। देखिएगा, हम बंगाल प्रेसिडेंसी को पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, आप लोग नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी है बच्चों, इसका दो प्रांतों में बंटवारा किया जाता है। दो प्रांतों में क्या हो जाता है? बंटवारा। एक प्रांत तो आपका कहलाया बंगाल प्रांत, और एक प्रांत आपका कहलाया उत्तर पश्चिमी प्रांत।
उत्तर पश्चिमी प्रांत, एक कहलाया बंगाल प्रांत और एक कहलाया उत्तर पश्चिमी प्रांत। बच्चों हमने पढ़ा कि 1803, 30 दिसंबर 1803 अंग्रेजों और मराठों के बीच एक संधि हुई, जिसको बोला सुरजी अंजन गांव की संधि। और सुरजी अंजन गांव की संधि के साथ ही अंग्रेजों का हरियाणा के ऊपर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार। अंग्रेजों ने हरियाणा के ऊपर अधिकार करते ही बच्चों हरियाणा के अंदर एक व्यवस्था को शुरू किया, उस व्यवस्था को बोलते हैं पुलिस व्यवस्था। हरियाणा में पुलिस व्यवस्था सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो आपको बोलना है अंग्रेजों के द्वारा। हरियाणा में पुलिस व्यवस्था सबसे पहले, तो पुलिस व्यवस्था को सबसे पहले शुरू किया किसने, अंग्रेजों ने। बच्चों हरियाणा पर अधिकार किए जाने के बाद अंग्रेजों के द्वारा इस हरियाणा को संभालने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया उसे रेजिडेंट बोला गया। क्या बोला गया, रेजिडेंट। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अंग्रेजों द्वारा हरियाणा में नियुक्त किया गया अधिकारी, मतलब अधिकार किया है हरियाणा के ऊपर, तो उसको संभालने के लिए, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई अधिकारी तो नियुक्त किया होगा। तो उस अधिकारी का जो पद था, उस पद का क्या नाम था, रेजिडेंट था। तो अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा में नियुक्त किया गया जो अधिकारी होगा बच्चों, वो आपका क्या कहलाया, रेजिडेंट कहलाया। ठीक है। अब देखिएगा 30 दिसंबर 1803 सुरजीअंजन गांव की संधि के बाद हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। लेकिन हरियाणा कोई छोटा सा क्षेत्र तो है नहीं, ठीक है। एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्षेत्र हरियाणा, इसको संभालने के लिए अंग्रेजों ने फिर क्या किया, अंग्रेजों ने इस समस्त हरियाणा क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड करने का काम किया। दो भागों का मतलब कैसे है, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर दो अंग्रेज अधिकारी, जिसमें एक का नाम है जनरल लेक और एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था जनरल बार्लो। इन दोनों के दोनों अंग्रेज अधिकारियों ने मेरे बच्चों समस्त हरियाणा को मुख्यतः दो भागों में बांटने का काम किया।
ये दो भाग कौन से थे? एक भाग को नाम दिया गया अनसाइड या इनसाइड भी बोल सकते हैं, टेरिटरी, अनसाइड टेरिटरी। एक प्रकार से ये छोटा भाग था, इसको हम छोटा हिस्सा बोल सकते हैं। और दूसरा जो भाग था बच्चों वो था आउटसाइड, एक है इनसाइड एक है आउटसाइड टेरिटरी। ये बच्चों बड़ा हिस्सा था हरियाणा का। तो जनरल लेक और जनरल बार्लो ने इस समस्त हरियाणा के ऊपर अच्छे तरीके से शासन चलाने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड करने का काम किया था, ताकि शासन चलाने में कोई समस्या उलझन पैदा ना हो। तो एक छोटा हिस्सा कहलाया इनसाइड, एक छोटे हिस्से के अलावा जो क्षेत्र बचा बड़ा हिस्सा हरियाणा का वो कहलाया आउटसाइड। ठीक है। इनसाइड का मतलब है अधीन, इनसाइड का मतलब है वो क्षेत्र जिसके ऊपर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार था। अनसाइड टेरिटरी वाला जो क्षेत्र है ना बच्चों, ये अंग्रेजों के अधीन था, मतलब पूर्ण रूप से अंग्रेज इस क्षेत्र की रखवाली करेंगे, इसके ऊपर शासन करेंगे। तो सुरजीअंजन गांव की संधि के बाद हरियाणा का वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के सीधे अधीन था, उसको कौन सा नाम मिला? अनसाइड टेरिटरी, मतलब एक छोटा हिस्सा अंग्रेजों ने अपने पास रखा। और जो बड़ा हिस्सा था ना वो अंग्रेजों ने दे दिया किसको? उन लोगों को जिन्होंने आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, जो अंग्रेजों के सहयोगी थे, साथी थे। वो रहने वाले तो अपने भारत के ही थे, लेकिन उन्होंने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। और जब अंग्रेज ये लड़ाई जीत जाते हैं तो अंग्रेजों ने इनाम स्वरूप उनको मेरे बच्चों हरियाणा का कौन सा क्षेत्र दिया? आउटसाइड टेरिटरी दिया। तो आउटसाइड टेरिटरी वाला जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों ने किसको सौंप दिया? सामंत व सरदारों को, सामंत व सरदारों के अधीन। अब आपके दिमाग में आएगा कि अंग्रेजों ने छोटा हिस्सा क्यों रखा और बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने साथियों को क्यों दिया? बच्चों वो इसलिए दिया क्योंकि वो हरियाणा की दशाओं से परिचित नहीं थे। वो राजनीतिक दशाएं हो सकती हैं, भौगोलिक दशाएं हो सकती हैं। बच्चों जब हरियाणा के सारे क्षेत्रों से वो परिचित नहीं थे तो अंग्रेज जो है वो सब्र कर लिया करते थे। अंग्रेज क्या करते थे? पहले अपने पास छोटा हिस्सा रखते थे, फिर उस छोटे हिस्से के ऊपर अच्छे तरीके से शासन करना सीख के फिर वो बड़े हिस्से के ऊपर मेरे बच्चों अपना कब्जा करने की सोचते थे। तो वो क्या करते थे? बड़ा हिस्सा वो अपने सामंत और सरदारों के अधीन कर दिया करते थे। तो कुछ वर्षों के लिए सामंत और सरदार जो है वो खुश हो जाया करते थे, लेकिन जब अंग्रेज उस छोटे हिस्से के ऊपर अच्छे तरीके से शासन करना सीख जाते थे तो उसके बाद इन सामंत और सरदारों को भी वो ठिकाने लगाते हुए बड़े हिस्से के ऊपर भी आसानी से कब्जा कर लिया करते थे। तो स्टेप बाय स्टेप वो शासन करना शुरू करते थे। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने बड़ी जमीन को कब्जे में ले लिया तो पूरी की पूरी जमीन के ऊपर हमने ही शासन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पूरी जमीन के ऊपर शासन करने की जब बात आएगी तो अंग्रेजों को बहुत बड़ी मेरे बच्चों सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, उनका खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। वो समय जो दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं होंगी, राजनीतिक दशाएं होंगी, वो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो उनको नुकसान ही होगा। तो इससे बेहतर है, अंग्रेज जानते थे कि इससे बेहतर है कि हम एक छोटे क्षेत्र को अपने अधीन लेके फिर अच्छे तरीके से समझ के उन क्षेत्रों को हम बड़े हिस्से के ऊपर क्या करें? अपना कब्जा करते हुए शासन करना शुरू करें। तो यहां तक बातें समझ में आई? एक बार फटाफट बताओ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा भाई, एक दो बच्चा जो है ना इसके सब्र नहीं है। कौन है ये? टैमी ब्रैंगली। सर रीजनिंग की क्लास करवा दो। मेरे भाई रीजनिंग की क्लास भी हो जाएगी, मंडे ट्यूसडे से आपकी रीजनिंग की क्लास भी हो जाएगी, मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जो क्लास चल रही है ना उसका मजा उठाया करो तुम लोग। बाकी मेरे को भी पता है तुम्हारे पेपर में रीजनिंग आएगी, मेरे को रीजनिंग की क्लास करवानी है, मेरे को भी पता है। जो भी सब्जेक्ट पेंडिंग है वो मेरे को पता है कि वो पेपर में आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं पश्चिम बंगाल से आया हुआ हूं, मेरे को हरियाणा के पेपरों का पता ही नहीं है। सारे के सारे सब्जेक्ट करवाऊंगा। जो आपने विश्वास दिखाया है एग्जाम मंच एप्लीकेशन के ऊपर, आप मेरे साथ जुड़े हो तो एक एक चैप्टर एक एक सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कवर करवाऊंगा भाई, ठीक है। वरना तो इतनी बातें बताना कोई जरूरी भी नहीं है। कोई नहीं बताता तुम्हें
किसी भी कोचिंग वाला या ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, ये कभी नहीं बताता है कि जनरल बार्लो ने ये हरियाणा का क्षेत्र डिवाइड करवाने का काम किया। मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि आप मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़े हो, इसलिए बताया। तो बीच में आप क्लास के डिस्टरबेंस पैदा ना करें। जितने भी बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। बहुत मजा आएगा तुम लोगों को मेरे साथ पढ़ते हुए। बहुत कुछ नया मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बिल्कुल ईमानदारी से हम पढ़ेंगे। रीजनिंग की क्लास भी आएगी, बाकी जो आर्ट एंड कल्चर है उसकी लाइव क्लास भी होगी, साइंस की लाइव क्लास भी होगी। साइंस का रिकॉर्डेड पार्ट तो आपको मिल रहा होगा, साइंस की लाइव क्लास भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। एनसीईआरटी बेस्ड साइंस में आपको कवर करवाऊंगा। तो आपके सिलेक्शन के लिए बच्चों बैच लेके आया हूं, ना कि सिर्फ एक बार बैच मैंने आप लोगों को दिया और उसके बाद मैंने आपको संभाला नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला मैं, ठीक है? एक एक चीज आपको अच्छे से समझा के जाऊंगा, बस थोड़ा सा विश्वास बनाए रखो। और जितना कंटेंट एग्जाम्स एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलेगा, हरियाणा की किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा, ठीक है? मेरा नंबर आप लोगों के पास है। किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर यदि इस तरीके का कंटेंट हो ना, आप किसी भी टाइम मेरे को कॉल करके बता सकते हो कि सर इस एप्लीकेशन पे भी आप जैसा कंटेंट है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा भाई, है ना? तो बस और क्या चाहिए तुम्हें? कितना अच्छा कंटेंट चल रहा है, फिर भी तुम हरियाणा जीके की क्लास है सर, रीजनिंग की क्लास कब होगी? रीजनिंग की भी होगी भाई, मेरे को पता है, रीजनिंग करवानी है तुम लोगों को। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं अनसाइड टेरिटरी के अंदर कौन सा क्षेत्र आ रहा है और आउटसाइड टेरिटरी के अंदर कौन सा क्षेत्र आ रहा है, और यह क्षेत्र फिर कौन कौन से सामंत और सरदारों को अंग्रेजों ने देने का काम किया। ये है हरियाणा। ये है इनसाइड टेरिटरी, जिसको एक प्रकार से हम छोटा हिस्सा बोल देंगे, जो किसके अधीन होगा बच्चों? अंग्रेजों के अधीन होगा। अंग्रेज ही इसका सब कुछ होंगे। एक साइड हम देखेंगे आउटसाइड टेरिटरी को। ये आपका होगा बड़ा हिस्सा। ये सामंत और सरदारों के अंदर विभाजित किया जाएगा। इनसाइड टेरिटरी के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों, इसके अंदर यमुना नदी के दाएं और बाएं और का 60-60 किलोमीटर का क्षेत्र, ये अंग्रेजों ने अपने अधीन रखा था, ठीक है? दूसरा है मेरे बच्चों पालम और रेवाड़ी परगने के क्षेत्र। पालम व रेवाड़ी परगने का क्षेत्र। सर ये पालम क्या है? पालम के अंतर्गत पैसे ध्यान रखना पानीपत, और पानीपत का एक और क्षेत्र ध्यान रखना समालखा।
ये अंग्रेजों के अधीन था बच्चों सूरजयंदन गांव की संधि के बाद। ठीक है, पानीपत के साथ ही लगता है सोनीपत, और एक सोनीपत का हिस्सा ध्यान रखना गन्नौर। गन्नौर। तो ये पालम परगने का क्षेत्र है बच्चों, पानीपत, समालखा, सोनीपत, गन्नौर, जो अंग्रेजों ने अपने अधीन रखा। यानी कि कौन से टेरिटरी का हिस्सा होगा ये? इनसाइड टेरिटरी का हिस्सा होगा। और एक है आपका रेवाड़ी परगना। रेवाड़ी परगने के अंदर कौन कौन सा भाग आएगा? पलवल। कौन सा भाग आएगा मेरे भाई? पलवल। उसके बाद नू, नगीना, पलवल, नू, नगीना, रेवाड़ी। ठीक है, पलवल, नू, नगीना, रेवाड़ी और सोहना। ये सारा का सारा हिस्सा जो मैंने लिखवाया है हरियाणा का, ये अंग्रेजों ने अपने अधीन रखा था। इसको बोलते हैं इनसाइड टेरिटरी। क्या बोलते हैं? इनसाइड टेरिटरी। ठीक है, अब बात करेंगे आउटसाइड टेरिटरी की। आउटसाइड टेरिटरी में मेरे बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले पटौदी। पटौदी आज गुरुग्राम जिले का हिस्सा है। और पटौदी वाला जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों ने किसको दिया था? अपने विश्वसनीय, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, फैज तलब खां को। पटौदी के बाद ध्यान रखना है लोहारू। लोहारू सौंपा था अंग्रेजों ने अहमद बख्श खां को। लोहारू के बाद ध्यान रखना फिरोजपुर जिरका। जो मेवात जिले के अंदर या नू जिले के अंदर आज पड़ता है फिरोजपुर जिरका, ये भी अहमद बख्श खां को सौंपा गया। ठीक है, किसको सौंपा गया? अहमद बख्श खां को। बात करेंगे होडल की, जो पलवल जिले का हिस्सा है। होडल अंग्रेजों ने अपने विश्वसनीय मुर्तजा खां को सौंपने का काम किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेरे बच्चों करनाल और गुड़गांव की। करनाल और गुड़गांव जो है, ये अंग्रेजों ने अपने विश्वसनीय बेगम समरू, आप सभी ने बेगम समरू का नाम सुना होगा। आपके पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेगम समरू का महल हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो बेगम समरू ने, जब अंग्रेजों ने हरियाणा का कुछ क्षेत्र बेगम समरू को दिया था, तो गुड़गांव के बादशाहपुर के अंदर बेगम समरू ने अपने रहने का निवास स्थान बनाया था। तो बेगम समरू का निवास स्थान बादशाहपुर आप बोलेंगे, जो गुड़गांव जिले का हिस्सा है। तो करनाल और गुड़गांव जो है, ये दोनों क्षेत्र अंग्रेजों ने बेगम समरू को सौंपने का मेरे बच्चों क्या किया था? काम किया था। अब बात करते हैं पलवल की।
पलवल जो सौंपा गया था बच्चों, वो किसको सौंपा गया था? मोहम्मद अली खां आफरीद को। मोहम्मद अली खां आफरीद को सौंपा गया था पलवल। यहां तक बातें क्लियर हुई? फटाफट एक बार नोट कीजिएगा, उसके बाद डन लिखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर। लिखिएगा भाई डन फटाफट, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, पलवल बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। चलेगा, नोट हो चुका होगा। अब देखिएगा, ये मैं आपको आउटसाइड टेरिटरी पढ़ा रहा हूं, तो आउटसाइड टेरिटरी के अंदर ध्यान रखना है कि रेवाड़ी परगने के 87 गांव, पूरा का पूरा रेवाड़ी परगना नहीं बल्कि इसके कितने गांव? सिर्फ 87 गांव। अंग्रेजों ने किसको देने का काम किया? राव तेज सिंह को। राव तेज सिंह को दिए गए। ठीक है, तो रेवाड़ी परगने के 87 गांव राव तेज सिंह को सौंप दिए जाते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों, एक बड़ा क्षेत्र हरियाणा का, जिसके अंदर रोहतक शामिल है, महम शामिल है, बेरी शामिल है, हिसार शामिल है, हांसी शामिल है बच्चों, अग्रोहा शामिल है, तोसाम शामिल है, और जमालपुर शामिल है। यह हरियाणा का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों ने अपने सबसे विश्वसनीय सरदार बंबू खां को सौंपने का काम किया था। ठीक है, बंबू खां को दिया गया। बच्चों, बंबू खां के बाद ये सारा का सारा क्षेत्र जो है, वो वकील अहमद नाम का एक और सरदार, उसको अंग्रेजों ने सौंपने का क्या किया था? काम किया था। तो ध्यान रखना है आपको कि बंबू खां के बाद
ये जो समस्त क्षेत्र है ये वकील अहमद बख्श को सौंपा गया था बच्चों। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ऐसे यदि तुम पढ़ते जाओगे तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला तुम्हारा, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस में रहना, मतलब 1% भी डाउट में मत रहना। हरियाणा जीके के अंदर फुल कॉन्फिडेंस में रहना। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यदि ऐसे ऐसे तुम्हारे दिमाग के अंदर बातें छपती जा रही है तो फुल कॉन्फिडेंस में रहना कि कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत होने वाला है नहीं। तो बंबू खां के बाद समस्त क्षेत्र वकील अहमद बख्श खां को क्या है, सौंपा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सुरजीरंजन गांव की संधि के बाद जनरल लेक और बार्लो नाम के दो अंग्रेज अधिकारियों ने अपना पूरा का पूरा हरियाणा का क्षेत्र इस तरीके से डिवाइड करने का काम किया था। एक क्षेत्र जो अंग्रेजों ने अपने अधीन रखा उसको इनसाइड टेरिटरी बोल दिया। एक बड़ा क्षेत्र जो उन्होंने अपने विश्वसनीय सामंत और सरदारों में डिवाइड करने का काम किया उसको आउटसाइड टेरिटरी बोल दिया। आउटसाइड टेरिटरी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं ये मैंने आपको बता दिए। वो क्षेत्र अंग्रेजों ने किसको सौंपे हैं वो मैंने आपको बता दिया। इनसाइड टेरिटरी के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र जो अंग्रेजों ने अपने अधीन रखा वो मैंने बता दिया। यहां तक बातें समझ में आ चुकी है तो एक बार डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई डाउट है तो आप साथ के साथ अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो। ये 1803 की बात बता रहा हूं मैं, 30 दिसंबर 1803, और उसके बाद अगला साल 1804 आया होगा। चलेगा भाई, डन हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा 1803 तक हम पढ़ चुके हैं, है ना। 1803 के बाद अब आपको मैं बता रहा हूं 1805, जो करनाल बेगम समरू को सौंपा था सुरजिंदन गांव की संधि के बाद अंग्रेजों ने, उस करनाल के ऊपर 1805 में अंग्रेज क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। करनाल पर अंग्रेजों का क्या हो जाता है, अधिकार। पेपर में पूछ ले कि करनाल के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कब किया था तो तुम्हें 1805 ध्यान रखना है। बच्चों यदि हम बात करें समस्त हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कब किया तो वो आपको ध्यान रखना है 1809-10। 1809-10 में पूरे हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार। बात है मेरे बच्चों 1833-34 की।
1833-34 में क्या हुआ? एक तो 33 के अंदर कौन सा अकाल पड़ा था? नबी अकाल पड़ा था, ये ध्यान रखना है। नबी अकाल कौन से साल पड़ा था भारत के अंदर? 1833 के अंदर, ठीक है। और हरियाणा के अंदर हम बोल सकते हैं 1833-34 के अंदर क्या है, ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है। एक एक्ट पारित किया जाता है, एक कानून बनाया जाता है। और ये अधिनियम पारित करके, जो मैंने आपको बताया था बंगाल प्रेसिडेंसी का एक प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, बंगाल प्रेसिडेंसी हमने दो प्रांतों में डिवाइड की थी, एक बंगाल प्रांत के अंदर और एक उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था इसकी राजधानी को बदला जाता है। और उत्तर पश्चिमी प्रांत की जो राजधानी है बच्चों, किसको बनाया जाता है? आगरा को बनाया जाता है। ठीक है। अपना हरियाणा जो है वो पंजाब में मिलाए जाने से पहले किसका हिस्सा होगा? उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पंजाब में तो हम फरवरी 1858 के अंदर मिले, लेकिन पंजाब में मिलाए जाने से पहले पंजाब में मिलाए जाने से पहले अपना जो हरियाणा है बच्चों, वो किसका हिस्सा? उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब में मिलाए जाने से पहले हरियाणा के ऊपर शासन कौन से शहर से चलता था? तो आप लोग बता दोगे। उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी कौन सी है भाई? आगरा। राजधानी का मतलब जहां से राज हो, शासन हो। शासन कहां से हो रहा था उत्तर पश्चिमी प्रांत के ऊपर? आगरा से। और उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा अपना हरियाणा है, तो अपने हरियाणा के ऊपर भी शासन कहां से हो रहा होगा? आगरा से हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पहले पेपर में पूछे गए हैं कि पंजाब में मिलाए जाने से पहले हरियाणा के ऊपर शासन कौन से शहर से चलता था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर आगरा से चलता था। ठीक है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी प्रांत का हम क्या थे? हिस्सा थे। हरियाणा प्रशासन आगरा से। कहां से चलता था हरियाणा प्रशासन मेरे भाई? आगरा से चलता था। यहां तक बातें आप लोगों के समझ में आ चुकी होंगी। बात 1833-34 की। ठीक है। फिर 33-34 के अंदर क्या किया गया कि उत्तर पश्चिमी प्रांत एक बहुत बड़ा हिस्सा था, इसके ऊपर अच्छे तरीके से शासन चलाने के लिए मेरे भाई इसको 6 डिवीजनों के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे आज अपना हरियाणा भी कितने डिवीजन में बटा हुआ है? 6 डिवीजन के अंदर बटा हुआ है। ऐसे ही पहले पूरे उत्तर पश्चिमी प्रांत जो एक बड़ा क्षेत्र था उसके ऊपर आसानी से शासन चलाने के लिए अंग्रेजों ने उसको भी टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। और किसी भी बड़ी जमीन के टुकड़े क्या कहलाएंगे? डिवीजन कहलाएंगे। तो अब हम बात करेंगे डिवीजनों की। 1833-34 अंग्रेजों द्वारा प्रशासन की दृष्टि से उत्तर पश्चिमी प्रांत को
6 डिवीजनों में डिवीजन तो समझते होंगे जिसको हिंदी में मंडल बोल देते हैं। छह डिवीजनों में क्या है, बांटा गया। इन 6 डिवीजनों में से बच्चों अपना जो हरियाणा है वो कौन से डिवीजन का हिस्सा था? हरियाणा जो क्षेत्र है, इन डिवीजनों में से दिल्ली डिवीजन का हिस्सा था। तो 6 डिवीजन बनाए गए, उसमें एक डिवीजन दिल्ली डिवीजन था और इसी दिल्ली डिवीजन के अधीन अपने हरियाणा को रखा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब अंग्रेजों ने हरियाणा के ऊपर अधिकार किया था उस समय हरियाणा कौन से डिवीजन का हिस्सा था? तो आप बोलेंगे कौन से डिवीजन का हिस्सा था? दिल्ली डिवीजन का हिस्सा था। और ये डिवीजन किसके हैं भाई? ये डिवीजन है उत्तर पश्चिमी प्रांत के। बताइएगा फटाफट, फटाफट बताइएगा। यहां तक बातें समझ में आई भाई? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब डिवीजन के अंतर्गत क्या आते हैं? जिले आते हैं। क्या आते हैं? जिले आते हैं। तो बच्चों अपना जो समस्त क्षेत्र था इसको 5 जिलों के अंदर डिवाइड करने का काम अंग्रेजों ने किया था। प्रशासन की दृष्टि से समस्त क्षेत्र को 5 जिलों में विभाजित किया गया। ठीक है, कौन कौन से ये 5 जिले थे? इसके अंदर एक जिला है दिल्ली, एक जिला है हिसार, ठीक है, एक जिला है पानीपत, तीन जिले हो चुके हैं भाई। एक जिला है रोहतक, और एक जिला है गुड़गांव। इस प्रकार से 5 जिलों के अंदर समस्त क्षेत्र को डिवाइड करने का काम अंग्रेजों ने किया था बच्चों। ठीक है, जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको मजिस्ट्रेट कहा जाता था या कलेक्टर कहा जाता था। जिले जो है वो तहसीलों के अंदर डिवाइड किए गए। तहसीलों का मुखिया कौन होगा? तहसीलदार होगा। तहसील जो है वो जेलों के अंदर डिवाइड की गई। जेलों का मुखिया जेलदार होगा। जेलों के अंतर्गत गांव आते थे और गांव का मुखिया लंबरदार होता था। कौन होता था? लंबरदार होता था। ये उस समय की मेरे बच्चों व्यवस्था थी। एक बार इतना सा नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। है ना, लाइट थोड़ी सी चली गई है, थोड़ी क्या सारी चली गई है। मौसम थोड़ा सा आज अच्छा हो रखा है ना, सावन का महीना है और बारिश आ रही होगी भाई। कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हो मेरे को एक बार फटाफट बताओ। कौन कौन से शहर, कौन कौन से गांव से आप लोग जुड़े हुए हो मेरे साथ आज की क्लास में? और कैसा आपके शहर का मौसम है? मेरे यहाँ तो बारिश आ रही है हिसार में।
बताइएगा भाई फटाफट। तो शाम से, करनाल से, इंद्री से, दनौदा से, आसंद से, रानिया से, मित्ताथल से, महेंद्रगढ़। सर बरसात आ रही है, बहुत बढ़िया भाई। चलेगा। लाइट भी आ गई है। अब देखिएगा, जो हम पढ़ रहे हैं जिले, ये आपको पता होना चाहिए। ये डिवीजन के अंतर्गत जिले आते हैं। जिला किस में बटा हुआ था? तहसील के अंदर। तहसील किसके अंदर बटी हुई थी? झैल के अंदर। और झैल के अंतर्गत क्या आते थे? गांव आते थे। ठीक है। बात करेंगे मुखिया की। जिले का मुखिया कहलाएगा मजिस्ट्रेट, या हम बोल सकते हैं कलेक्टर। कलेक्टर। तहसील का मुखिया कहलाएगा तहसीलदार। झैल का मुखिया झैलदार। गांव में आज भी बहुत सारे लोगों को झैलदार कहा जाता है ना, क्योंकि वो झैल के मुखिया होते थे उस समय, उनके जो घरवाले हैं। और गांव का मुखिया था लंबरदार। ये हमने क्या पढ़े हैं? मुखिया पढ़े हैं भाई, इन प्रशासनिक इकाइयों के। तो पूछ ले कि अंग्रेजों के समय जो प्रशासनिक इकाई थी जिलों के बाद, वो कौन सी थी? तो तुम बोलोगे तहसील थी। ठीक है, मुखिया आप बता ही दोगे तहसीलदार। बच्चों फिर होता क्या है? 10 मई 1857। ठीक है। क्रांति की शुरुआत होती है बच्चों पूरे भारत के अंदर और अपने हरियाणा के अंदर भी। तो क्रांति की शुरुआत हो जाती है अंबाला से, क्योंकि अंबाला एक छावनी था। और सबसे पहले ये जो था मेरे बच्चों, ये एक सैनिक विद्रोह था। और अंबाला को छावनी कब बनाया गया था? 1843 के अंदर बनाया गया था। और इस लड़ाई के अंदर, इस क्रांति के अंदर उत्तर भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा था। और उत्तर भारत के अंदर दिल्ली के साथ लगते अपने हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान रहा था। हरियाणा के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, अंग्रेजों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया था। कई अंग्रेज अधिकारी हरियाणा के अंदर लपेट दिए गए थे, मार दिए गए थे, जिससे अंग्रेज हरियाणा के लोगों से बच्चों बड़ा खपा हो गए थे, नाराज हो गए थे। तो से इसी नाराजगी का मेरे बच्चों उन्होंने फिर बदला लिया। 16 नवंबर 1857 को क्रांति हरियाणा के अंदर समाप्त हो जाती है। 16 नवंबर 1857 क्रांति का अंत हो जाता है नसीबपुर गांव से। और नसीबपुर गांव है नारनौल के नजदीक, महेंद्रगढ़ जिले में। इसे नसीबपुर की लड़ाई भी बोल देते हैं। जब क्रांति समाप्त हो जाती है
तो यहाँ के लोगों ने जब अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो अंग्रेजों ने फिर यहाँ के लोगों के साथ दवेश रखना स्टार्ट कर दिया। और इसी दवेश के चलते इस हिंदी भाषा वाले क्षेत्र हरियाणा को मेरे बच्चों राजनीतिक दवेश के चलते उन्होंने क्या कर दिया, पंजाब के अधीन करने का काम किया। अपने हरियाणा को पंजाब के अधीन किया ही क्यों गया था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये क्रांति, 1857 की क्रांति। और इस क्रांति के अंदर अपने युवाओं के द्वारा जो बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था, यही कारण था कि जिसके चलते इस हिंदी भाषा वाले क्षेत्र को अंग्रेजों ने 1858 में एक्ट 38 के अनुसार बच्चों पंजाब के अंदर मिलाने का काम किया था। तो 1600 से लेके 1858 तक का मैं सफर आप लोगों को पॉलिटी में कवर करवा चुका हूं। राजनीतिक दवेश के चलते ध्यान रखना है। राजनीतिक दवेश के चलते अंग्रेजों द्वारा एक्ट 38 के अनुसार हरियाणा को फरवरी 1858 में पंजाब के अधीन किया था। तो एक और नई बात आपको बता रहा हूं, कौन सा एक्ट था ये, 38। और जिस दिन से मेरे बच्चों ये हिंदी भाषा वाला क्षेत्र पंजाबी भाषा वाले पंजाब के अधीन गया, उसी दिन से आपस में हमारे तालमेल सामंजस्य हम नहीं बैठा सके, क्योंकि पंजाबी भाषा की लिपि अलग है, हिंदी भाषा की लिपि अलग है। और जिन भाषाओं की लिपि अलग अलग हो तो उन लिपियों का प्रयोग करने वाले लोगों के बीच कभी भी सामंजस्य बैठ नहीं सकता है। समस्याएं उसी दिन से उत्पन्न होना स्टार्ट हुई, आपसी जो समझ है वो खराब होना स्टार्ट हुई, भाईचारा आपस में जो है वो खराब होना स्टार्ट हुआ। और जब अपने ही मुल्क के दो भाषाओं के लोग आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो अंग्रेज चाहते ही ये थे कि इनका ध्यान हमारी तरफ ना होके आपसी उलझनों में ही उलझा रहे, ताकि हम अच्छे तरीके से शासन कर पाएं। और अंग्रेज यहाँ पर अपनी चाल के अंदर सफल होते हैं। तो राजनीतिक दवेश के चलते हिंदी भाषा वाले क्षेत्र को, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बहुत ज्यादा परेशान किया था, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो बच्चों उस क्षेत्र के लोगों को पंजाबी भाषा वाले पंजाब के अधीन करके उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो सुलझाने का काम कर लिया था। और अब 1858 से लेके 1 नवंबर 1966 तक का सफर मैं आपको अगली क्लास में कवर करवाऊंगा, अगली क्लास में तय करवाऊंगा। तो जितनी भी बातें मैंने आपको यहां तक कवर करवाई है, 1600 ईस्वी से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, 1858 तक मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। जो जो साल मैंने मेंशन किया है उस साल के आगे जो जो बात मैंने मेंशन की है वो आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। हर टॉपिक, हर बात को आप अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करते जाइएगा, ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1858 से आगे का सफर, ठीक है। तो कोई भी डाउट आपका रह जाता है, कोई भी किताब आप पढ़ते हो, उस किताब के अंदर कोई भी चीज मेंशन है जो आपको परेशान कर रही हो इस टॉपिक से, तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से वो लाइव क्लास के अंदर डाउट अपना क्लियर कर भी सकते हैं, ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।